आपदा राहत पर बोले राज्य दर्जा मंत्री शंकर कोरंगा। गरुड़ में पत्रकारों के सवालों का दिया जवाब। आज दर्जा राज्य मंत्री शंकर कोरंगा बागेश्वर जिले के भ्रमण कार्यक्रम के तहत शाम 6 बजे गरुड़ TRC पहुँचे। यहाँ उनका स्वागत ज्येष्ठ प्रमुख नंदन थापा द्वारा किया गया। इस दौरान एक प्रेस वार्ता आयोजित हुई, जिसमें उन्होंने जिले में हाल ही में आई आपदा की स्थिति और राहत कार्यों पर विस्तार से चर्चा की। मंत्री ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि बागेश्वर जिला आपदा से बुरी तरह प्रभावित हुआ है, लेकिन सरकार की पूरी कोशिश है कि हर प्रभावित परिवार तक समय पर सहायता पहुंचे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित इलाकों का लगातार निरीक्षण कर रही है और जरूरत के अनुसार राहत सामग्री, पुनर्वास और मुआवजा प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। पत्रकारों ने राहत सामग्री, आपदा में विस्थापन, खनन, सड़क और बंदर से नुकसान जैसी समस्याओं पर सवाल उठाए, जिनका उन्होंने गंभीरता से उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार मिलकर हर समस्या का समाधान निकालने में जुटी है और आने वाले समय में स्थायी समाधान के लिए भी योजनाएं बनाई जा रही हैं। इस अवसर में महेंद्र सिंह गुसाई, वन क्षेत्राधिकारी बैजनाथ व राजस्व निरीक्षक प्रवीण सिंह टाकुली उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री शंकर कोरंगा ने यह भी कहा कि आपदा की इस घड़ी में सभी को मिलकर एक दूसरे की मदद करनी होगी। भ्रमण का ऐसा कोई विषय नहीं है। मैं इधर आया था, मुझे मंदिर में आना था, थोड़ा कल बागेश्वर और कपकोट की तरफ जाना है। क्या है कि पूरे प्रदेश में भी जो लगातार जैसी आपदा की परिस्थितियाँ स्थितियाँ बनती हैं, उसमें तुरंत ही आप जो है आपदा कंट्रोल रूम में जाकर के हमारे सचिव और सारे जिलाधिकारियों के साथ समन्वय बनाते हुए तुरंत उस स्थल में पहुंचते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपने देखा थराली में, दराली में और लगातार यहाँ बागेश्वर में भी, अभी परसों कपकोट में भी आए थे। कहने का मतलब है कि सरकार बहुत संवेदनशील है और हम सब लोग जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है उन लोगों के साथ पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ खड़े हैं। प्रदेश के जहाँ पर भी ये स्थितियाँ बनी उन सब जगहों पर हम लोगों का जाना भी लगभग हुआ है और मैं उस नाते मैं भी आया था कल कपकोट में जी जाना है। दूसरा विषय क्या है, अभी बहुत सारा जो प्रदेश के अंदर कहा जाता है कि अवैध खनन हो रहा है या इधर चोरी हो रही है खनन में, मैं उस विषय को लेकर के भी एक गंभीरता से उसमें मेरा ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो खनन नीति है उस नीति के कारण पूरे प्रदेश में आज पहली बार जो राजस्व हुआ 1100 करोड़ के आसपास उसका खनन का राजस्व प्राप्त हुआ। जबकि आप इसका अगर आकलन करें कांग्रेस के समय में औसतन करीबन उनका जो राजस्व होता था 250 करोड़ के आसपास होता था, आज 1100 करोड़ के आसपास पहुंचा है। और जो जैसे हम कहते हैं बाजपुर या अन्य क्षेत्रों में जहाँ पर खनन चोरी की बात होती थी, आज पहली बार मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कहीं भी किसी भी नदी में खनन की कोई भी चोरी नहीं हो रही है। उसका कारण यह है कि हमने सरकार ने पट्टे अलॉट किए, उन पट्टों में स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिला और सबसे बड़ी बात है जो रेता बजरी हमको जिस समय नदियाँ खुलती थी 200, 250, 180 रुपये कुंटल, वहाँ की क्षेत्र की बात करूँ मैं तराई के क्षेत्रों के हिसाब से, तो वहाँ हमको जो एक सामान्य व्यक्ति अपना जो घर बनाता है, सामान्य परिवार का व्यक्ति अपना घर बनाता तो उसको 70 रुपये कुंटल, 80 रुपये कुंटल के हिसाब से रेता मिल रहा है। उससे उद्योगपतियों को भी फ़ायदा हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ हमने एंटी माइनिंग कमीशन जो बनाया है, कमेटी बनाई है और जहाँ पर एक ये हमारे कैमरे लगे हुए हैं और उन कैमरों से कोई भी किसी भी हालत में बच नहीं सकता। वहाँ पर फॉरेस्ट का है, वन और आपका पुलिस विभाग है, राजस्व विभाग है, इन सब चीज़ों को देख रहा है। कुल मिलाकर के अभी उत्तर प्रदेश, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, अन्य राज्यों के जो खनन के जो डायरेक्टर थे वो यहाँ उत्तराखंड की खनन पॉलिसी को समझने के लिए आए। उन्होंने सर्वे भी किया और उत्तराखंड की जो खनन पॉलिसी है उसको उन्होंने वहाँ पर लागू करने का शुरुआत कर दी है। कुल मिलाकर के पूरे प्रदेश के अंदर लोगों में मैं समझता हूँ कि विश्वास जगा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जल कल्याणकारी नीतियाँ हैं, क्योंकि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा जो हमारा अगला दशक होने वाला 21वीं सदी का अगला दशक उत्तराखंड होने वाला है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
और सबसे बड़ी बात है जो इंडियन एक्सप्रेस पत्रिका है, माननीय मुख्यमंत्री जी को जो कि देश के 100 शक्तिशाली लोगों में, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, साहित्यकार हैं, क्रिकेटर हैं या अन्य विशेष उपलब्धियों के लोग हैं, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी पहले नंबर पे हैं और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी 22वें नंबर पे। ये हमारे लिए गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है। बाकी प्रदेश के अंदर यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य, नकल विरोधी कानून लागू करने वाला राज्य, युवाओं की रोज़गार की बात करने वाला राज्य, और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान की बात करने वाला पहला राज्य। आंदोलनकारियों को 30% आंदोलन जो 36 आरक्षण दिया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। इसके अलावा भी बहुत सारे जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं जो हम लोग कहते हैं कि अंत्योदय, जो समाज का अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति है उसकी चिंता करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। कुल मिलाकर के हम ये मान के चलते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं वो सीधे सीधे शहर से जनता उसको स्वीकार भी कर रही है। उसका परिणाम भी है, सभी जिला पंचायतों में लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ही, ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के बने, और जो हमारे बीडीसी और प्रधान के जब इस नियमित चुनाव हुआ उसमें भी बीजेपी के हमारे पदाधिकारी निकल के आए। ऐसे हमारे नगर पालिकाओं में भी भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को लोगों ने शहर से स्वीकार किया। उनके जो नीतियाँ हैं उसको पूरे प्रदेश के अंदर लोगों ने उसको सराहा भी। और सबसे बड़ी बात है कि अभी बहुत जो आपदा का समय है, उस आपदा के समय, इस संकट की घड़ी में हम सब लोग उस परिवार के लोगों के साथ भी खड़े। हमने आह्वान भी किया जो नदी नालों के किनारे बसे हुए लोग हैं उनको भी अलर्ट करने का काम किया, रैन बसरों में रहने का भी काम किया, प्रशासन को उसके लिए तुरंत अलर्ट किया। किसी भी ज़िले के जिलाधिकारी और वहाँ के जो हमारे स्थानीय अधिकारी हैं, चाहे कमिश्नर हो, अन्य लोग हो या सचिव हो, वो सब लोग उसमें तुरंत कार्रवाई भी कर रहे हैं। मेरा यहाँ आने का जो बेसिक उद्देश्य है वो कम से कम लोगों के बीच में एक जन जागरण है, जन भागीता है, जन सहभागिता है, उस नाते में यहाँ लोगों के बीच में आया। निश्चित तौर पर उसमें पुनर्वास के तहत कार्रवाई भी की जा रही है, उसकी फाइल लगातार बढ़ भी रही है और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हमको स्थानीय स्तर पर या फिर जनप्रतिनिधियों के आधार पर या फिर हमारे प्रशासन के आधार पर उसको तय करना होता है, और पुनर्वास जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो पूरा हो जाएगा। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो हमारा जमरानी बात है ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि उससे जो तराई भावर का क्षेत्र है और अन्य जगहों का क्षेत्र है, पहली बार ऐसा हुआ, क्योंकि बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधि हुए पहले भी। पंडित नारायण दत्त तिवारी जी हमारे बहुत बड़े नेता और उनका बहुत बड़ा कद और उनके जो चीज़ें थी उनसे हम सीखते हैं और आज भी हम उनका बहुत आदर करते हैं। वो उस उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जमरानी बात बनाने का काम किसने किया? माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। लगातार सेंटर के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री के साथ MOU साइन करने का काम किया। तो जमरानी बात जो पिछले 50 सालों से लगातार एक मतलब जो नहीं बन पा रहा था, आज जमरानी बात बनने जा रहा है। ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, इसमें हमने प्रयास भी किया, उसमें कोशिश भी की है, और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अपने विभाग की बात करूं, मैंने उनसे निवेदन भी किया था, उसमें कार्यक्रम भी वो शायद बहुत जल्दी जारी करने वाले हैं, करेंगे, क्योंकि ये बेसिक विषय आता है पलायन का मुख्य कारण लोग हम लोग कहते हैं कि बंदर हैं या फिर हमारे जो सुअर हैं, तो जंगली सुअर भी हो गया सर। उसको वो जो हैं ये नुकसान करते हैं। तो एक प्लानिंग मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हमने रखा था कि जो शहर से लगे हुए जो क्षेत्र हैं, शहर से लगे हुए क्षेत्र से 5 किलोमीटर अंदर के जो जंगल दूरस्थ धूर कहते हैं जो हमारे वहाँ पहाड़ों में, उन स्थानों पर हम फलदार पेड़ लगाएं। माना जैसे फलदार जो जैसी भौगोलिक परिस्थिति है, आम, लीची और अमरूद, अंगूर, इस तरीके के बहुत सारे, कम से कम हम इसका बृहद स्तर पर, जैसे एक जंगल में हम मान के चलते हैं कि कम से कम नी भी लगाएं 1 लाख पेड़ अगर हम लगाएंगे तो स्वाभाविक रूप से उसको समय लगेगा। उसमें रोज़गार किसको मिलेगा? ग्राम प्रहरी को मिलेगा, यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, महिलाओं को रोज़गार मिलेगा। शुरू के समय में जब वो सब चीज़ें होंगी, उसको संरक्षित करने का काम में लगभग 5 एक साल, जंगल में तो पौधा खुद स्वयं हो जाता है। जब वो फलदार पेड़ अगर जंगलों में लग जाएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ निश्चित तौर पर वो नीचे नहीं आएंगे।
उस चीज़ को लेकर के हमने बात भी की। मैंने स्वयं इसमें पहल भी की है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा भी है। और लगता है उत्तराखंड के सारे मतलब यही नहीं, हमारे जो पिथौरागढ़ ज़िला है, ये बागेश्वर ज़िला है, चंपावत ज़िला है, या अन्य पहाड़ी राज्य हैं जैसे ज़िले हैं हमारे, पौड़ी है, गढ़वाल है, टिहरी है, ऋषिकेश, उधर का जो हमारा जो क्षेत्र है, उन सब क्षेत्रों में मुझे ऐसा लगता है कम से कम बहुत अधिक संख्या में, मैंने कहा ना, उससे ज़्यादा सड़क से जो हमारी आबादी रहती है उससे कम से कम 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर ऊपर जंगलों में, तो ये हम पेड़ लगाएंगे तो निश्चित तौर पर उसका लाभ भी मिलेगा, पलायन भी रुकेगा, प्लस खेती बाड़ी भी होगी और लोगों को एक नुकसान भी नहीं होगा। नहीं, ये देखिए, अभी आपने मुझे बताया, मेरे संज्ञान में नहीं था, लेकिन ये हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ पर भी हमारे अस्पताल हैं, अस्पताल हमने क्यों बनाए, पहाड़ी राज्य काहे के लिए बनाया और इसकी कल्पना कैसे हुई? क्योंकि जो हमारे स्थानीय लोग हैं उनको रोज़गार के साथ स्वास्थ्य की सुविधा, बिजली, पानी, सड़क देने के काम के लिए हम लोगों ने इसकी उम्मीद भी की थी और इसमें बहुत चिंतनशील भी है माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी ने इसमें मुझे लगता है पहल भी की होगी कई जगह। अब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कई लोग, बहुत सारे लोग नहीं आना चाहते, लेकिन अब बिल्कुल कंठस्थता से ये तय कर दिया। मुझे लगा अभी पिछली बार कैबिनेट में ये सब विषय भी आया था और उसमें ये कहा गया है कि जो हमारे हिमालयी क्षेत्र हैं या जो हमारे दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र हैं, उन स्थानों पर अधिक से अधिक डॉक्टर उसमें कोऑर्डिनेट करें जहाँ पर नहीं है। तो ये लिस्ट शायद अभी इन्होंने बात भी की थी, शायद मुझे लगता है जल्दी आ जाएंगे, उसमें आपस में कोऑर्डिनेशन की बात है। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, स्पष्ट तौर पर और पूरा उसकी एकदम डेफिनेशन भी क्लियर है। हमने 1064 में एक शिकायत पोर्टल बनाया है, पूरे प्रदेश के अंदर हर सरकारी ऑफिस के बाहर हमने वो लगाया भी है और पहली बार उत्तराखंड के अंदर आप मान के चलिए कि 200 से अधिक भ्रष्टाचारी लोग, जो सीधे भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने ये सब गलत काम किए, गलत ही बोलते हैं हम उसको, जो ये सब काम कर रहे हैं, जो जनता के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो इस प्रवृत्ति को पैदा कर रहे हैं, उसमें कोई भी हो, चाहे वो डीएम हो, एसडीएम हो, चाहे वो सेक्रेटरी लेवल का हो, चाहे आईएफएस लेवल का अधिकारी हो, सीधे जेल में डालने का काम और सस्पेंड करने का काम हमारी सरकार ने किया। आप देखिए, हरिद्वार में डीएम को सस्पेंड किया और आपके एसडीएम को, सीडीएम उसको किया। तो कठोर निर्णय लेने के लिए हम सब लोग हमेशा तत्पर रहते हैं और निश्चित तौर पर उसमें कार्रवाई भी होगी। जल जीवन मिशन में जहाँ पर भी ये विषय आया है, जहाँ पर भी आपने बताया है, उसमें निश्चित तौर पर कार्रवाई भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं ये कहता हूँ, नीचे का भी अधिकारी हो, चाहे मैं मानता हूँ सीधे ये हमारे जो पटवारी स्तर से भी नीचे के जो भी अधिकारी हैं और ऊपर सेक्रेटरी लेवल के और उस लेवल के अधिकारी तक भी, मतलब किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। भ्रष्टाचार में जो भी होगा उसको तुरंत जेल में डालने का काम सरकार करेगी और वो किया भी है। आप मानते हैं कि डीएम है, चाहे कमिश्नर है, चाहे आईएएस हैं, डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क में भी रहते हैं, तो फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने सरल हैं उतने ही अनुशासन के साथ कठोर भी हैं, जिसका परिणाम हरिद्वार में आपने देखा। तो कुल मिलाकर के निश्चित तौर पर भी जहाँ पर भी ये सब अनियमितता होंगे उस पर कठोर कार्रवाई भी होगी और कर भी रहे हैं और किया भी है और आगे भी करेंगे।